रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 18 भूली हुई यादों का जागना। संजीव जी की बातों के बाद माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। दृष्टि ने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे आर्यन को दे दी। आर्यन ने ट्रे पकड़ते हुए धीरे से कहा, थैंक्स। दृष्टि हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं। संजीव जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब हम लोग चलते हैं, आप लोग आराम से खाना खाइए। नवीन ने सिर हिलाया, जी, और खाने के लिए धन्यवाद। दृष्टि ने हल्का सा सिर हिलाया और अपने पिता के साथ वापस घर की तरफ चलने लगी। लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर नवीन को देखा। वो अजीब सा एहसास फिर उसके दिल में उभरा, जैसे वो उन्हें सच में कहीं पहले देख चुकी हो। उधर विला के दरवाजे पर खड़े आर्यन, नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ ये सब देख रहे थे। जैसे ही दृष्टि और संजीव जी अपने घर के अंदर चले गए, आर्यन धीरे से बोला, आपने नोटिस किया? नवीन ने शांत स्वर में कहा, हाँ किया। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने पूछा, क्या? आर्यन की नज़र अभी भी सामने वाले घर की खिड़की पर थी। दृष्टि आपको बार बार ऐसे देख रही थी जैसे उसने आपको पहले कहीं देखा हो। कुछ सेकंड्स तक कमरे में खामोशी रही। फिर नवीन ने धीरे से कहा, मैं भी यही सोच रहा था। प्रोफेसर रुद्रनाथ की आंखें थोड़ी गंभीर हो गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम उससे आज पहली बार मिले हैं। नवीन कुछ पल तक सोचते रहे, फिर बोले, हो सकता है उसने सच में मुझे अखबार या टीवी में देखा हो। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया, शायद। लेकिन उसकी आवाज़ में पूरा भरोसा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मामला इतना साधारण नहीं है। उसी समय सामने वाले घर की खिड़की पर पर्दा हल्का सा हिला। दृष्टि अपने कमरे में आकर खिड़की के पास खड़ी थी। वो सामने वाले विला की तरफ देख रही थी। उसके मन में अभी भी वही सवाल घूम रहा था, मैंने उन्हें कहाँ देखा है? वो अपनी आंखें बंद करके सोचने लगी और तभी एक पल के लिए उसके दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर चमकी। एक छोटा सा बच्चा, एक आदमी और उनके गले में चमकती हुई कोई चीज़। लेकिन अगले ही पल दृष्टि ने अचानक आंखें खोल दी। ये उसका सिर हल्का सा भारी हो गया था। मैं क्या सोच रही थी उसे कुछ भी साफ याद नहीं आ रहा था। उधर विला के अंदर तीनों लोग टेबल के पास बैठकर खाना खाने लगे। नवीन ने पहले निवाला खाते ही हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने भी सिर हिलाया, सच में। आर्यन चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं था। उसकी नज़र बार बार सामने वाली खिड़की पर जा रही थी, क्योंकि उसमें मन में एक अजीब सा एहसास बार बार उठ रहा था, जैसे ये कहानी अभी शुरू ही हुई है और शायद दृष्टि का अतीत इस रहस्य से कहीं ज़्यादा जुड़ा हुआ है जितना वे लोग सोच भी नहीं रहे। या रात अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। विला के अंदर तीनों लोग डाइनिंग टेबल के पास बैठे खाना खत्म कर चुके थे। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। नवीन ने पानी का ग्लास रखते हुए कहा, दृष्टि ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ, और सबसे बड़ी बात, उसने बिना किसी मतलब के ये सब किया। आर्यन चुपचाप बैठा था। उसकी नज़र अब भी सामने वाली खिड़की पर ही थी।
फिर वो धीरे से बोला, अब हमें भी आराम करना चाहिए, कल इसे सब कुछ और ध्यान से देखना होगा। नवीन ने भी सहमति से सिर हिलाया। ठीक कहा तुमने। कुछ देर बाद तीनों अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। विला के अंदर की लाइटें धीरे धीरे बंद होने लगी और पूरा घर शांत हो गया। उधर सड़क के दूसरी तरफ दृष्टि और संजीव जी भी खाना खा चुके थे। संजीव जी अपने कमरे में आराम करने चले गए। दृष्टि किचन साफ करके धीरे धीरे अपने कमरे में आई। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। वो थकी हुई सी अपने बिस्तर के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही वो लेटने वाली थी, उसकी नज़र सामने अलमारी पर चली गई। कुछ सेकंड्स तक वो उसी तरफ देखती रही और तभी उसे अचानक उस लॉकेट का ख्याल आया। वही रहस्यमय लॉकेट जो कुछ समय पहले उसे मिला था। दृष्टि के चेहरे पर हल्की सोच उभरी। अजीब है, पता नहीं क्यों जब भी उस लॉकेट के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा है। वो कुछ पल तक अलमारी को देखती रही, फिर हल्का सा सिर हिलाया। छोड़ो, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। ये कहकर वो धीरे से बिस्तर पर लेट गई। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में पूरा घर शांत हो गया, लेकिन उसी समय अलमारी के अंदर रखे उस लॉकेट में अचानक एक बहुत हल्की सी नीली चमक उभरी। वो चमक कुछ सेकंड्स तक टिमटिमाती रही, जैसे किसी की उपस्थिति महसूस कर रही हो, और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उधर सामने वाले विला की खिड़की के पास खड़ा आर्यन भी अभी तक यही सोच रहा था, और वो सोया भी नहीं था। वो धीरे से अंधेरे में खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी नज़र सीधे दृष्टि के कमरे की खिड़की पर थी और उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या सच में वही है या फिर ये सब सिर्फ एक संयोग है। रात की खामोशी में दोनों घरों के बीच एक रहस्य धीरे धीरे जलने लगा था। रात गहरी हो चुकी थी। दृष्टि अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंद उभरने लगी, जैसे वो कोई अजीब सपना देख रही हो। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई और तभी उसके सामने एक धुंधला सा दृश्य उभरने लगा। चारों तरफ हल्की धूप थी, एक बड़ा सा आंगन, और वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर बहुत प्यार भरी मुस्कान थी। उसके सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, करीब 6-7 साल की। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि छोटी सी दृष्टि थी। वो चुपचाप उस आदमी को देख रही थी। उस आदमी ने अपने जेब से एक छोटी सी चैन निकाली। उस चैन में वही रहस्यमय लॉकेट लगा हुआ था। वो प्यार में झुक कर बोला, ए मेरी छोटी सी एंजल के लिए। ये कहते हुए उसने वो चैन छोटी दृष्टि के गले में पहना दी। छोटी दृष्टि बस उसे देख रही थी। उसकी आंखों में मासूम चमक थी। फिर उस आदमी की नज़र पास खड़े एक छोटे लड़के पर गई। वो लड़का भी लगभग उसी की उम्र का था। वो चुपचाप सब देख रहा था। आदमी मुस्कुराया और अपनी जेब से एक और बिल्कुल वैसी ही चैन निकाली। फिर उसने वो चैन उस लड़के के हाथ में पहनाते हुए कहा, और ये तुम्हारे लिए आर्यन। छोटा आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। दृष्टि की धुंधली यादें अब थोड़ी साफ होने लगी थी।
उसने उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश की और तभी उसका दिल एकदम से तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उस आदमी कोई और नहीं था बल्कि नवीन ही था। नवीन मुस्कुराते हुए छोटे आर्यन और छोटी दृष्टि को देख रहे थे। उनकी आंखों में बहुत अपनापन था। तभी उनके पीछे से एक औरत की आवाज़ आई, नवीन। दृष्टि ने तुरंत पीछे देखा और जैसे ही उसने उस औरत को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो औरत थी वैभवी। लेकिन जैसे ही दृष्टि उस पल को समझने की कोशिश कर रही थी, अचानक पूरा दृश्य बदल गया। अब चारों तरफ अंधेरा था। बारिश की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सड़क के बीचों बीच वैभवी जमीन पर बुरी तरह जख्मी पड़ी थी। उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। छोटी दृष्टि उनके पास बैठी थी। वो रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि बचपन से ही वो बोल नहीं पाती थी। वैभवी दर्द से कराहते हुए थोड़ा उठने की कोशिश करती है, फिर कांपते हाथों से वो छोटी दृष्टि का चेहरा पकड़ती है। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, दृष्टि। फिर वो धीरे से उसके कान के पास आकर कहती है, ये टुकड़ा अंकल को दे देना। छोटी दृष्टि बस रोती रही। उसके हाथ कांप रहे थे। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी काली परछाई आकर खड़ी हुई। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। वो जोर जोर से हंस रहा था। छोटी दृष्टि डर से कांप रही थी। वो वैभवी को पकड़कर उस परछाई से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो परछाई वही खड़ी हंसती हुई वैभवी को देख रही थी। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी और उसी डरावने पल में छोटी दृष्टि के हाथ में वही लॉकेट का टुकड़ा चमक रहा था। अचानक दृष्टि की आंखें खुल गई। वो झटके से बिस्तर पर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। माथे पर पसीना था। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। कुछ सेकंड्स तक वो बस हाँफती रही। फिर उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। ये सपना था, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में अभी भी देखे सारे दृश्य फिर से घूम गए। छोटी दृष्टि, छोटा आर्यन, लॉकेट, वैभवी और नवीन। दृष्टि की आंखें अचानक डर से फैल गई। नवीन अंकल। अब उसे सब कुछ याद आ रहा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसने तुरंत सामने वाली अलमारी की तरफ देखा, जहां वो लॉकेट रखा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि वो आदमी जिसे उसने आज पहली बार देखा, समझा था, असल में वो उसे बचपन से जानती थी। और वही एहसास उसे और भी ज्यादा डरा रहा था। दृष्टि अभी भी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अभी अभी देखे उस डरावने सपने ने उसका दिल जोर जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया था। नवीन अंकल, उसने धीरे से खुद से कहा। अब उसे साफ साफ याद आ रहा था कि बचपन में वो उन्हें जानती थी, लेकिन फिर अचानक उसकी सारी यादें जैसे धुंधली क्यों हो गई थी। दृष्टि का ध्यान अचानक सामने वाली अलमारी की तरफ गया। उसे वैभवी की आवाज़ फिर से याद आई, ये टुकड़ा अंकल को दे देना। वो सोचते ही उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे
दृष्टि से अपने बिस्तर से उतरी और अलमारी के पास चली गई। उसके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे। उसने अलमारी खोली और अंदर रखा छोटा सा डिब्बा बाहर निकाला। ये वही डिब्बा था जिसमें उसने कुछ दिन पहले मिले लॉकेट के 2 टुकड़े रखे थे। दृष्टि के धीरे से डिब्बा खोला और जैसे ही उसकी नज़र अंदर गई, वो एकदम से हैरान रह गई। ये उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने जो 2 अलग अलग टुकड़े उस डिब्बे में रखे थे, अब वे दोनों वापस आपस में जुड़ चुके थे। दृष्टि ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। दोनों टुकड़े ऐसे जुड़े हुए थे जैसे वे हमेशा से एक ही हिस्सा रहे हो। उन पर बने अजीब से चिन्ह भी अब आधे अधूरे नहीं लग रहे थे। उन्हें उस चिन्ह अब वो एक दूसरे से मिलकर एक नया पैटर्न बना रहे थे, ऐसा उन्हें देखकर लग रहा था। दृष्टि उन्हें घूरती रह गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इन्हें अलग अलग रखा था। उसने ध्यान से उन चिन्हों को देखा। अब वे पहले से ज़्यादा साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी पुरानी भाषा या किसी गुप्त निशान का हिस्सा हो। दृष्टि का दिल और तेज धड़कने लगा। अचानक उसे अपने सपने का वो दृश्य याद आया जब वैभवी के ने कहा था, ये टुकड़ा अंकल को दे देना। दृष्टि ने धीरे से फुसफुसाया, मतलब ये वही टुकड़ा है। वो कुछ देर तक बस उस जुड़े हुए लॉकेट को देखती रही। तभी लॉकेट के बीच से एक बहुत हल्की नीली चमक निकली। दृष्टि चौंक गई। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या था? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन दृष्टि के मन में अब एक बात साफ हो चुकी थी। ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी और शायद नवीन अंकल ही उसके बारे में सब कुछ जानते थे। उधर उसी समय सामने वाले विला में आर्यन अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। अचानक उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। उसे एक पल के लिए अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, बहुत हल्की और बहुत हल्की, लेकिन साफ। वो तुरंत खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी नज़र सीधे दृष्टि के कमरे की खिड़की पर जा रुकी। आर्यन धीरे से बुदबुदाया, ये ऊर्जा क्या ये उसी लॉकेट की है? दृष्टि कुछ देर तक उस जुड़े हुए लॉकेट के टुकड़ों को देखती रही। उसके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे। अचानक उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने उस छोटे से डिब्बे को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दृष्टि समझ नहीं पा रही थी कि उसके अंदर ये बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। जख्मी वैभवी, उनकी कांपती आवाज़, ये टुकड़ा अंकल को दे देना। दृष्टि ने जल्दी से अपने आंखों से बहते आंसू पोंछे, फिर कांपती आवाज़ में खुद से बोली, मुझे इसे जल्दी से जल्दी अंकल को देना होगा। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। ये सोचते ही वो तुरंत मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके कदम तेज होते जा रहे थे। कुछ ही पल में वो घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर सड़क पर आ गई। रात काफ़ी शांत थी, लेकिन दृष्टि की सांसें तेज चल रही थी। उसके हाथ में अभी भी वो डिब्बा कसकर पकड़ा हुआ था। उधर सामने वाले विला में आर्यन अभी भी खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नज़र सीधे दृष्टि के कमरे की खिड़की पर थी। तभी उसने देखा कि दृष्टि अचानक
जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकली और घर बाहर आ गई। आर्यन की भौहें हल्की सिकुड़ गई। ये उसने ध्यान से देखा। दृष्टि की चाल में साफ घबराहट थी, जैसे वो किसी जरूरी काम के लिए भाग रही हो। आर्यन के मन में तुरंत शक पैदा हुआ। इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? अगले ही पल वो तुरंत खिड़की से हट गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने देखा नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ अभी भी लिविंग रूम में बैठे कुछ बात कर रहे थे। आर्यन जल्दी से बोला, दृष्टि अभी अभी घर से बाहर निकली है। दोनों तुरंत उसकी तरफ देखने लगे। नवीन ने हैरानी से पूछा, इतनी रात को? आर्यन ने सिर हिलाया और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। प्रोफेसर रुद्रनाथ की आंखें थोड़ी गंभीर हो गई। कहीं उसे कुछ याद तो नहीं आ गया? आर्यन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी वक्त उसने दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। तीनों की नज़र एक साथ दरवाजे की तरफ गई। कुछ सेकंड्स के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने दृष्टि खड़ी थी। उसकी आंखें हल्की लाल थी, जैसे वो अभी अभी रोई हो, और उसके हाथ में वो छोटा सा डिब्बा कसकर पकड़ा हुआ था। दृष्टि की नज़र सीधे नवीन पर गई। उसकी आवाज़ हल्की काँप रही थी। अंकल, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या दृष्टि सच में अपने बचपन की सारी यादें वापस पा की चुकी है? और अब वो नवीन को क्या बताने वाली है? लॉकेट के दोनों टुकड़े अपने आप कैसे जुड़ गए, और उनमें से निकलने वाली ऊर्जा का असली रहस्य क्या है? क्या आर्यन, नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ समझ गए कि दृष्टि को अब उस लॉकेट के बारे में कितना कुछ याद आ चुका है? क्या दृष्टि के अचानक आने से डार्क सोल के लोगों को भी उस टुकड़े के जागने का पता चल जाएगा? अब क्या होने वाला है आगे? रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 19, कालन का वार। दरवाजे के सामने खड़ी दृष्टि की हालत देखकर कमरे का माहौल एक पल में बदल गया। उसकी सांसों से तेज चल रही थी और आंखें हल्की लाल थी, जैसे वो अभी अभी रोई हो। उसके हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा डिब्बा वो कसकर पकड़ रही थी। नवीन धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने नर्म आवाज में कहा, अंदर आओ दृष्टि। क्या हुआ? दृष्टि धीरे धीरे अंदर आ गई। आर्यन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और अब चारों लोग लिविंग रूम में खड़े थे। दृष्टि कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने कांपते हाथों से वो छोटा सा डिब्बा नवीन की तरफ बढ़ा दिया। ये आपको देने कहा था। नवीन ने हैरानी से डिब्बा लिया और धीरे से उसे खोला। जैसे ही उनकी नज़र अंदर गई, उनकी आंखें अचानक फैल गई। अंदर रखा हुआ लॉकेट का जोड़ा हुआ टुकड़ा हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। प्रोफेसर रुद्रनाथ तुरंत आगे बढ़े। ये आर्यन भी पास आ गया। नवीन की नज़र उस लॉकेट पर जमी हुई थी। उनके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक गहरी भावुकता भी उभर आई थी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, ये वही टुकड़ा है? दृष्टि ने कांपती आवाज़ में पूछा, आप जानते हैं इसके बारे में?
नवीन ने धीरे से नजर उठाई। उनकी आंखें सीधे दृष्टि पर टिक गई। दृष्टि, तुम्हें कुछ याद आया है? ये सुनते ही दृष्टि की आंखें भर आई। उसका हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, मुझे वो रात याद आई। कमरे में खामोशी छा गई। दृष्टि धीरे धीरे बोलने लगी। बारिश हो रही थी। वैभवी आंटी जमीन पर जख्मी पड़ी थी। उन्होंने मुझे ये टुकड़ा दिया था और कहा था। उसकी आवाज़ कांप गई। आगे कुछ कह दी इससे पहले उसके आंसू बाहर उमड़ पड़े। इसे अंकल को दे देना। नवीन की आंखों में दर्द भर आया। उन्होंने गहरी सांस ली। हाँ, वो रात। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने फिर से गहरी सांस ली। नवीन धीरे धीरे आगे बोलने लगे। 15 साल पहले उस रात वैभवी पर हमला हुआ था। हम जब तक वहां पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। दृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। नवीन आगे बोले। तुम उस हादसे की अकेली गवाह थी। उस सदमे की वजह से तुम्हारी याददाश्त लगभग चली गई थी और तुम बोल भी नहीं पाती थी। दृष्टि हैरानी से उन्हें देखती रह गई। जब तुम्हें होश आया तब तुम अपने बाबा के साथ थे। उन्होंने तुम्हें वहां से दूर ले जाकर सुरक्षित रखा और कुछ समय बाद तुम्हारी आवाज़ भी वापस आ गई। दृष्टि का दिमाग अब धीरे धीरे उन बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसी समय घर के बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सबकी नज़र एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ी। दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर आए संजीव जी। उन्होंने कमरे में खड़े सभी लोगों को देखा और फिर धीरे से कहा, लगता है अब सब कुछ उसे पता चल ही गया है। दृष्टि हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। बाबा? संजीव जी धीरे धीरे उसके पास आए। उनके चेहरे पर हल्की उदासी थी। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ दृष्टि, अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने नवीन की तरफ देखा और बोले, नवीन जो कुछ बता रहा है वो सब सच है। संजीव जी की आवाज़ अब गंभीर हो गई थी। उस रात हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, इसलिए मुझे तुम्हें सबसे दूर यहाँ ले आना पड़ा। दृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। संजीव जी आगे बोले, मैं और नवीन अक्सर मिला करते थे लेकिन बिना किसी को पता चले। आर्यन और प्रोफेसर रुद्रनाथ ध्यान से ये सब सुन रहे थे। संजीव जी ने कहा, नवीन हर बार तुम्हारी खबर लेते थे ये जानने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं। दृष्टि की आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए। संजीव जी आगे बोले, लेकिन हमने कभी तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे कि तुम एक सामान्य जिंदगी जी सको। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। संजीव जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन आज जब मैंने और नवीन ने तो एक दूसरे को अचानक यहाँ देखा तो हम दोनों कुछ पल के लिए हैरान रह गए। नवीन ने भी धीरे से सिर हिलाया। फिर उन्होंने दृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, सच कहूँ तो पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम वही छोटी बच्ची हो। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, लेकिन आज जब मैंने संजीव को तुम्हारे साथ देखा
तो मुझे सब समझ में आ गया। नवीन की आवाज़ अब गहरी हो गई थी। शायद किस्मत फिर से हम सबको एक साथ मिला रही है। कमरे में खड़े सभी लोग चुप हो गए थे। दृष्टि की नज़र फिर से उस लॉकेट के टुकड़े पर गई। अब उसे लग रहा था कि उसके अतीत के सारे रहस्य धीरे धीरे सामने आने वाले हैं, और शायद ये सब अभी सिर्फ शुरुआत थी। कमरे में कुछ पल तक गहरी खामोशी छाई रही। दृष्टि अब भी हाथ में पकड़े लॉकेट के टुकड़े को देख रही थी। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ कई साल भी थे, और उन सालों के कई सवाल। नवीन ने धीरे से कहा, दृष्टि, अब जब तुम्हें सच का थोड़ा हिस्सा पता चल गया है तो तुम्हें एक और बात जाननी होगी। दृष्टि ने उनकी तरफ देखा। नवीन की आवाज़ अब गंभीर हो चुकी थी। वैभवी पर जो हमला हुआ था वो कोई साधारण हमला नहीं था। आर्यन और प्रोफेसर रुद्रनाथ भी ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। नवीन ने आगे कहा, उस रात एक खतरनाक संगठन उस टुकड़े के पीछे पड़ा हुआ था। दृष्टि ने पूछा, कौन? प्रोफेसर रुद्रनाथ ने जवाब दिया, डार्क सोल। ये नाम सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। दृष्टि ने हैरानी से पूछा, डार्क सोल? नवीन ने सिर हिलाया। हाँ, एक बहुत पुराना और खतरनाक समूह जो सदियों से उस लॉकेट के टुकड़ों को ढूंढ रहा है। संजीव जी भी धीरे से बोले, और उसी रात उन्होंने वैभवी पर हमला किया था। दृष्टि के हाथ हल्के कांपने लगे। उसी समय शहर से बहुत दूर और बहुत दूर घने पहाड़ों के बीच एक पुराना और खंडहर जैसा किला खड़ा था। किले के अंदर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। एक बड़े हॉल के बीचों बीच काले कपड़ों में कई लोग खड़े थे। उनके सामने एक लंबा काले लबादे में ढका हुआ आदमी सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वो था डार्क सोल का लीडर। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसी समय एक आदमी घुटनों के बल उसके सामने आकर बोला, मालिक, हमें खबर मिल गई है। लीडर की भारी आवाज़ गूंजी। बोलो। वो आदमी बोला, जिस टुकड़े को हम 15 साल से ढूंढ रहे थे उसकी ऊर्जा आज रात फिर से महसूस हुई है। हॉल में खड़े बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। लीडर की आंखें चमक उठी। कहाँ? आदमी ने तुरंत जवाब दिया, कसौली, एक विला के पास। लीडर कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। आखिरकार वो धीरे से बोला, 15 साल बाद वो टुकड़ा फिर जाग गया। फिर उसने अपने सामने खड़े लोगों की तरफ देखा। क्या तुम्हें पता है उस टुकड़े के साथ कौन है? आदमी ने झुककर कहा, हाँ मालिक, वहाँ नवीन भी मौजूद है। यह सुनते ही लीडर की आंखों में नफरत चमक उठी। नवीन? वो धीरे धीरे हंसा। तो किस्मत ने हमें फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया है। उसने हाथ उठाया। कालन? भीड़ में से एक लंबा और डरावना आदमी आगे आया। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी। जी मालिक, लीडर ने कहा, अपने सबसे अच्छे लोगों को लेकर जाओ। मुझे वो टुकड़ा चाहिए।
उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। और अगर रास्ते में कोई आए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो उसे ख़त्म कर देना। कालन ने सिर झुका लिया, जैसा आदेश। कुछ ही पलों में वो और उसके कुछ आदमी अंधेरे में गायब हो गए। उधर विला के अंदर नवीन अचानक चुप हो गया। उनकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। आर्यन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ पापा? नवीन ने धीरे से कहा, मुझे एक अच्छी ऊर्जा महसूस हो रही है। प्रोफेसर रुद्रनाथ भी तुरंत खड़े हो गए। क्या? नवीन ने खिड़की की तरफ देखा। डार्क सोल। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। मतलब उन्हें टुकड़े का पता चल गया है? नवीन ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ। उन्होंने धीरे से कहा, और शायद वे रास्ते में है। दृष्टि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो जिस रहस्य का हिस्सा बन चुकी है वो बहुत खतरनाक है। और उसी पल विला के बाहर अंधेरे जंगल में कई परछाइयां तेजी से उस घर की तरफ बढ़ रही थी। आने वाली रात एक बहुत बड़ी टक्कर लेकर आने वाली थी। रात अब और गहरी हो चुकी थी। विला के अंदर मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर गंभीरता के साथ साथ चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। नवीन खिड़की के पास खड़े बाहर अंधेरे में देख रहे थे। अचानक उनकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वे आ गए। आर्यन तुरंत सतर्क हो गया। कितने लोग हैं? नवीन ने कुछ पल तक अपनी ऊर्जा बाहर महसूस की, फिर बोले, 5 नहीं 7। प्रोफेसर रुद्रनाथ भी खड़े हो गए। डार्क सोल की योद्धा, दृष्टि, ये सब सुनकर और भी घबरा गई। उसी समय विला के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और अगले ही पल विला का मुख्य दरवाजा जोर से टूटकर अंदर गिर गया। लकड़ी के टुकड़े पूरे हॉल में बिखर गए। दरवाजे के सामने अंधेरे में कई परछाइयां खड़ी थी। उनके बीच से एक लंबा और ताकतवर आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ठंडी क्रूरता थी। वो था कालन, डार्क सोल का खतरनाक योद्धा। उसने हॉल में खड़े सभी लोगों को देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, आखिरकार हम मिल ही गए नवीन। नवीन की आंखों में गुस्सा चमक उठा। कालन, तो तुम अभी भी उसी अंधेरे के लिए काम कर रहे हो? कालन हंस पड़ा। और तुम अभी भी उस टुकड़े की रक्षा कर रहे हो? उसकी नज़र धीरे धीरे दृष्टि के साथ हाथ में पकड़े डिब्बे पर गई। मुझे वही चाहिए। आर्यन तुरंत दृष्टि के सामने आकर खड़ा हो गया। तो पहले हमसे गुजरना होगा। कालन के पीछे खड़े बाकी योद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कालन ने हाथ उठाया, खत्म कर दो इन्हें। अगले ही पल पूरा हॉल युद्ध भूमि बन गया। कालन के योद्धा बिजली की तरह आगे बढ़े, लेकिन उसी पल नवीन के हाथ उठाया। उनकी हथेली से तेज सुनहरी ऊर्जा
निकल कर एक योद्धा को दूर फेंक गई। दृष्टि ये देखकर हैरान रह गई। ये उधर प्रोफेसर रुद्रनाथ ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला। ताबीज चमक उठा। अगले ही पल उनके चारों तरफ एक हल्का ऊर्जा कवच बन गया। एक डार्क सोल योद्धा ने तलवार से हमला किया, लेकिन वो कवच से टकरा कर पीछे जा गिरा। दृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन अगला पल उसे और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। संजीव जी, जो अब तक एक मामूली डॉक्टर ही लगते थे, अचानक आगे बढ़े। एक डार्क सोल योद्धा ने उन पर हमला किया, लेकिन संजीव जी ने बेहद तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उनके हाथों से हल्की नीली ऊर्जा निकली और वो योद्धा बेहोश होकर गिर गया। दृष्टि अवाक रह गई। बाबा, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो इंसान उसे हमेशा की एक साधारण डॉक्टर लगता था, वो भी बाकी सब की तरह शक्तियों से लड़ रहा था। इधर आर्यन बिजली की तेजी से तो योद्धाओं से लड़ रहा था। उसकी चाल इतनी तेज थी कि उसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। एक योद्धा ने पीछे से हमला किया, लेकिन आर्यन हवा में उछलकर घूम गया और अपने हाथ से ऊर्जा की एक लहर छोड़ दी। वो योद्धा दीवार से जा टकराया। उसी पर दृष्टि की नजर पहली बार साफ साफ आर्यन की आंखों पर पड़ी। अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थी, गहरी नीली। दृष्टि अचानक ठिठक गई। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये नीली आंखें। उसके दिमाग में अचानक कई पुराने दृश्य चमकने लगे। वो रहस्यमयी नकाबपोश लड़का जो कई बार अचानक आकर उसे बचा लेता था, हर बार अंधेरे में, हर बार बिना कुछ कहे, और बाकी उसकी आंखें वही नीली। दृष्टि की सांस अटक गई। मतलब वो अविश्वास से आर्यन को देखने लगी। वो तुम थे? उसी समय आर्यन ने एक और योद्धा को गिराया और पीछे मुड़ा। उसकी नज़र दृष्टि से मिली। दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। दृष्टि की आंखों में हैरानी साफ थी। अब उसे समझ में आ गया था कि जो रहस्यमयी नकाबपोश हर बार उसे बचाने आता था, वो कोई और नहीं, आर्यन ही था। लेकिन उसी पल कालन जोर से हंसा। भावुक पल बाद में मनाना। उसने अपना हाथ उठाया। अचानक उसके हाथ से काली ऊर्जा की एक लहर निकली जो सीधे नवीन की तरफ बढ़ी। नवीन ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कालन की ताकत बहुत ज़्यादा थी। ऊर्जा की वो लहर पूरे हॉल में फैल गई। फर्श हिलने लगा। दृष्टि का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये लड़ाई अभी बस शुरू हुई है और असली खतरा कालन अभी तक पूरी ताकत से लड़ा नहीं था। कालन की काली ऊर्जा की लहर पूरे हॉल में फैल गई। फर्श जोर से कांप उठा और दीवारों पर लगी तस्वीरें नीचे गिरकर टूटने लगी। नवीन ने तुरंत दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उनकी हथेलियों से तेज सुनहरी ऊर्जा निकलकर एक ढाल की तरह फैल गई। कालन की काली शक्ति उस ढाल से टकराई और पूरा कमरा रोशनी और अंधेरी की टकराहट से चमक उठा।
दृष्टि घबरा कर एकदम पीछे हट गई। ये सब कुछ उसकी समझ से कहीं ज्यादा था। आर्यन ने तुरंत उसकी तरफ देखा और जोर से कहा, दृष्टि पीछे रहो। लेकिन उसी समय कालन के दो योद्धा बिजली की तरह उसकी तरफ बढ़े। दृष्टि कुछ समझ पाती उससे पहले आर्यन हवा में उछला और उन दोनों के बीच उतर गया। उसकी मुट्ठी से नीली ऊर्जा की तेज लहर निकली। दोनों योद्धा सीधे दीवार से जा टकराए। दृष्टि की आंखें फिर से हैरानी से फैल गई। आर्यन की नीली आंखें अंधेरे में और भी चमक रही थी। उधर प्रोफेसर रुद्रनाथ 3 डार्क सोल योद्धाओं से एक साथ लड़ रहे थे। उनके हाथ में अब एक पुराना धातु की छड़ी थी। जब भी कोई योद्धा उन पर हमला करता, वो छड़ी हल्की चमकती और एक तेज ऊर्जा लहर निकलती। एक योद्धा ने पीछे से हमला किया, लेकिन प्रोफेसर ने पलटकर उसकी तलवार पकड़ ली और अपने हाथ से एक चिन्ह बनाया। अगले ही पल उस योद्धा के पैरों के नीचे जमीन पर एक चमकता हुआ चिन्ह बन गया। वो योद्धा वही जकड़ गया। उधर संजीव जी भी न पूरी ताकत से लड़ रहे थे। एक डार्क सोल योद्धा ने उन पर भारी तलवार से वार किया था। संजीव जी ने तुरंत झुककर हमला बचाया और उसके पेट पर एक तेज प्रहार किया। उनके हाथ से हल्की नीली ऊर्जा निकली और वो योद्धा दर्द से चीखते हुए पीछे गिर गया। दृष्टि ये सब देखकर बिल्कुल स्तब्ध थी। उसके बाबा, जो हमेशा शांत और साधारण डॉक्टर लगते थे, आज किसी योद्धा की तरह लड़ रहे थे। तभी कालन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उससे चारों तरफ फैले अपने घायल योद्धाओं को देखा और हल्का मुस्कुराया। कमाल है। उसने धीरे से कहा, तुम लोग अभी भी इतने कमजोर नहीं हुए? नवीन उसकी तरफ बढ़े। कालन, एक टुकड़ा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कालन हंस पड़ा। तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो नवीन। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली के चारों तरफ काली ऊर्जा घूमने लगी। कुछ ही सेकंड में वो ऊर्जा एक बड़ी गेंद बन गई। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। दृष्टि के शरीर में सिरहन दौड़ गई। कालन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारी रक्षा कितनी देर टिकती है। और अगले ही पल उसने एक काली ऊर्जा सीधे नवीन की तरफ फेंक दी। ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि नवीन पीछे फिसल गए। आर्यन तुरंत उनके सामने आ गया। उसने दोनों हाथ फैलाए। उसकी हथेलियों से तेज नीली रोशनी निकली। दोनों शक्तियां टकराई। पूरा हॉल जोर से कांप उठा। फर्श में दरारें पड़ने लगी। दृष्टि डर से सब कुछ देख रही थी। अचानक उसके हाथ में पकड़ा हुआ लॉकेट चमकने लगा। पहले हल्का, फिर तेज और फिर और तेज। दृष्टि चौंक गई। यह लॉकेट की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैलने लगी। कालन की नजर तुरंत उस पर गई। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। आखिरकार उसने धीरे से कहा, टुकड़ा जाग गया। जाग गया वो टुकड़ा। वो धीरे धीरे दृष्टि की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन ने तुरंत रास्ता रोक लिया। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। कालन हंसा, तुम मुझे रोकोगे? अचानक एक वो बिजली की गति से आगे बढ़ा। आर्यन ने हमला रोका, लेकिन कालन की ताकत बहुत ज्यादा थी।
दोनों की टक्कर से एक ऊर्जा और तेज ऊर्जा की विस्फोट हुआ और धड़ाम। आर्यन पीछे फिसल गया। दृष्टि डर से चीख पड़ी। आर्यन! कार्लन अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसके अपना हाथ बढ़ाया। टुकड़ा मुझे दे दो। लेकिन उसी पल लॉकेट अचानक बहुत तेज चमकने लगा। इतनी तेज कि पूरे हॉल में नीली रोशनी फैल गई। सभी लोग एक पल के लिए आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। डार्क सोल का असली लीडर आखिर कौन है और उसका उद्देश्य क्या है? लॉकेट के टुकड़े में आखिर ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है जिसके लिए इतनी भयंकर लड़ाई हो रही है? कालन की असली ताकत कितनी है? क्या वो अपनी पूरी शक्ति से अभी तक लड़ा भी है या नहीं? आखिर क्या होने वाला है आगे? इस लड़ाई में होने वाली है किसकी जीत? रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 20। एक अनसुलझा रहस्य। नीली रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरे हॉल में जैसे सूरज फटफड़ा हो। दृष्टि के हाथ में पकड़ा हुआ लॉकेट अचानक भयंकर चमकने लगा। उसकी नीली ऊर्जा पूरे कमरे में तेजी से फैलने लगी। इतनी तेज कि वहां मौजूद हर इंसान अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गया। आर्यन ने तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। नवीन, प्रोफेसर रुद्रनाथ और संजीव जी भी कुछ देख नहीं पा रहे थे। आर्यन ने घबरा कर कहा, ये क्या हो रहा है? लेकिन कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय अचानक हॉल में भयानक चीखें गूंज उठी। बचाओ! बचाओ! कालन और उसके साथ आए डार्क सोल के योद्धाओं की दर्दनाक चीखें पूरे विला में गूंजने लगी। लेकिन रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड्स, फिर कुछ और पल, चीखें धीरे धीरे कम होने लगी और फिर पूरा हॉल अचानक खामोश हो गया। कुछ देर बाद वो तेज नीली रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी। अब जाकर सबने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले आर्यन ने आंखें खोली। उसकी नज़र तुरंत सामने गई और वो वही ठिठक गया। ये नवीन, प्रोफेसर रुद्रनाथ और संजीव जी ने भी चारों तरफ देखा, लेकिन जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर वे भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। जहाँ कुछ समय पहले कालन और उसके डार्क सोल के योद्धा खड़े थे, वहाँ अब कुछ भी नहीं था। सिर्फ जमीन पर फैली हुई काली राख पड़ी थी, जैसे कोई भयानक आग सब कुछ जलाकर खत्म कर चुकी हो। हॉल के अलग अलग कोनों में राख के ढेर पड़े थे और उनके बीच कालन की भी राख पड़ी थी। कालन, जो उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर था, वो भी पूरी तरह जलकर राख बन चुका था। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने धीमी आवाज में कहा, ये कैसे संभव है? नवीन की नजर अभी भी फर्श पर फैली राख पर टिकी हुई थी। संजीव जी भी अविश्वास से चारों तरफ देख रहे थे। लेकिन उसी पल सभी की नजर अचानक एक साथ एक ही दिशा में गई। दृष्टि, वो कुछ दूरी पर जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका हाथ ढीला होकर फर्श पर गिरा हुआ था और उसके ठीक पास लॉकेट वाला छोटा डिब्बा भी गिरा हुआ था। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा
दृष्टि। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से उसे थपथपाया। दृष्टि, सुन रही हो ना दृष्टि? लेकिन दृष्टि पूरी तरह बेहोश थी। नवीन, प्रोफेसर रुद्रनाथ और संजीव जी भी उसके पास आ गए। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर अभी अभी हुआ क्या था? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या ये सब उस लॉकेट की वजह से हुआ था, या फिर दृष्टि का उससे कोई गहरा संबंध था। हॉल में अब भी गहरी खामोशी छाई हुई थी। फर्श पर फैली हुई काली राख इस बात की गवाही दे रही थी कि कुछ देर पहले यहाँ कैसी भयानक लड़ाई हुई थी। आर्यन अब भी घुटनों के बल बैठा दृष्टि को संभाल रहा था। दृष्टि, सुन रही हो दृष्टि? उसने धीरे से उसे हिलाया। कुछ पल बाद दृष्टि की उंगलियां हल्की सी हिली। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र सबसे पहले आर्यन पर पड़ी। वो घबरा कर बैठने की कोशिश करने लगी। कि क्या क्या हुआ? उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। आर्यन ने तुरंत उसे सहारा देकर ठीक से बैठा दिया। आराम से, सब ठीक है। दृष्टि ने चारों तरफ देखा। हॉल बुरी तरह बिखरा हुआ था। दीवारों पर दरारें थी, फर्नीचर टूटा हुआ था और फर्श पर अजीब सी काली राख फैली हुई थी। वो घबरा कर बोली, ये सब। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता, प्रोफेसर रुद्रनाथ की नज़र ज़मीन पर पड़े उस छोटे डिब्बे पर गई। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर डिब्बा उठा लिया। नवीन और संजीव जी भी उनके पास आ गए। प्रोफेसर ने सावधानी से डिब्बा खोला और जैसे ही उनकी नज़र अंदर गई, उनकी आंखें अचानक फैल गई। ये, नवीन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? प्रोफेसर ने धीरे धीरे डिब्बा उनकी तरफ बढ़ाया। नवीन ने धीरे से अंदर देखा और वो भी एक पल के लिए चुप रह गए। ये कैसे? आर्यन भी उठकर उनके पास आ गया। डिब्बे के अंदर अब लॉकेट के 2 नहीं 3 टुकड़े जुड़े हुए थे, लेकिन इस बार उनमें से कोई भी चमक नहीं रहा था। पहले जो हल्की नीली रोशनी उनमें से निकलती थी, वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। प्रोफेसर रुद्रनाथ धीरे से बोले, पहले इसमें सिर्फ 2 टुकड़े जुड़े हुए थे। उन्होंने गहरी नज़र से लॉकेट को देखा, लेकिन अब 3 हैं। नवीन हैरानी से बोले, लेकिन ये तीसरा टुकड़ा आया कहाँ से? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। संजीव जी भी उलझन में थे। आर्यन ने एक पल सोचा, फिर दृष्टि की तरफ देखकर बोला, हो सकता है जब ये दोनों टुकड़े अपनी ऊर्जा छोड़ रहे थे, वो धीरे से आगे बोला, तो हमारे पास जो तीसरा टुकड़ा था, वो भी उनकी ऊर्जा से खींचकर इनके साथ आकर जुड़ गया हो। कुछ पल के लिए सब लोग चुप हो गए, जैसे वे उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो। नवीन ने धीरे से कहा, संभव है, लेकिन उनकी आवाज़ में पूरा भरोसा भी नहीं था। असल में आर्यन को खुद भी अपनी कही हुई बात पर यकीन नहीं था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। दृष्टि अब भी सबको हैरानी से देख रही थी। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? आर्यन उसकी तरफ मुड़ा। उसने हल्की मुस्कान बनाने की कोशिश की। बस इतना समझ लो कि खतरा टल गया है।
दृष्टि ने फिर चारों तरफ देखा और वो लोग कहाँ गए। नवीन ने कुछ पल चुप रह कर जवाब दिया, वे अब नहीं रहे। दृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उधर प्रोफेसर रुद्रनाथ अब भी उस लॉकेट को ध्यान से देख रहे थे। 3 जुड़े हुए टुकड़े, लेकिन बिना किसी रोशनी के। उन्होंने धीरे से कहा, यह अजीब है। नवीन ने पूछा, क्या? प्रोफेसर की आवाज़ गंभीर हो गई। लॉकेट की शक्ति कभी ऐसे गायब नहीं होती। उन्होंने धीरे से कहा, या तो वो शांत है या फिर अपनी अगली प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रही है। कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि अब एक बात साफ थी। आज जो हुआ था वो किसी की समझ से बाहर था, और शायद ये रहस्य अभी और भी गहराने वाला था। कमरे में कुछ देर तक गहरी खामोशी छाई रही। सबकी नजरें कभी उस लॉकेट के डिब्बे पर जाती तो कभी दृष्टि पर। दृष्टि अब सोफे पर बैठी थी। उसका सिर थोड़ा भारी लग रहा था, जैसे वो किसी गहरी नींद से अभी अभी उठी हो। उसने धीरे से अपने माथे को पकड़ा और बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस अचानक बहुत तेज रोशनी हुई और उसके बाद सब अंधेरा हो गया। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, तुम बेहोश हो गई थी, बस इतना ही। दृष्टि ने फिर से चारों तरफ देखा। टूटी हुई दीवारें, फर्श पर पड़ी राख और बिखरा हुआ सामान। उसे ये सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। लेकिन वो लोग, उसने धीमी आवाज में पूछा। नवीन ने गहरी सांस ली। वे लोग अब यहाँ नहीं है। दृष्टि को उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने और सवाल नहीं किया। उधर प्रोफेसर रुद्रनाथ अभी भी उस छोटे डिब्बे में रखे लॉकेट के 3 टुकड़ों को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अजीब बात है। नवीन ने पूछा, क्या? प्रोफेसर बोले, 3 टुकड़े एक साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उनमें जरा सी भी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। संजीव जी भी पास आ गए। मतलब, प्रोफेसर ने धीरे से कहा, मतलब अभी ये पूरी तरह शांत है, जैसे इसकी शक्ति कहीं छिप गई हो। नवीन कुछ पल सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, जो भी हुआ वो सामान्य नहीं था। आर्यन ने भी गंभीर स्वर में कहा, और ये भी साफ है कि ड्राग सोल इस टुकड़े के पीछे था। संजीव जी ने धीरे से कहा, लेकिन अब उनका सबसे ताकतवर योद्धा भी खत्म हो चुका है। नवीन ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। कुछ पल बाद दृष्टि धीरे से बोली, मुझे घर जाना है। सबकी नज़र उस पर मुड़ गई। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। संजीव जी उसके पास आकर बैठ गए। हाँ, अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आर्यन ने भी कहा, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत भारी रही है। नवीन ने धीरे से सिर हिलाया। संजीव, आप दृष्टि को घर ले जाइए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। संजीव जी उठ गए। चलो बेटा। दृष्टि धीरे धीरे खड़ी हो गई। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। आर्यन, नवीन और प्रोफेसर अभी भी उसी लॉकेट के डिब्बे को देख रहे थे। उसे लगा जैसे
उस छोटे से डिब्बे में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन वो अभी भी उस रहस्य से बहुत दूर थी। कुछ ही मिनट बाद संजीव जी और दृष्टि विला से बाहर निकल गए। रात की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। दृष्टि संजीव जी के सहारे से आगे बढ़ते हुए अपने घर के गेट तक पहुंची। दृष्टि ने एक बार फिर से उस विला की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ क्या हुआ। कुछ देर बाद विला के अंदर आर्यन, नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ अभी भी वहीं खड़े थे। नवीन ने धीरे से कहा, आज जो हुआ वो किसी योजना का हिस्सा तो नहीं था। प्रोफेसर ने गंभीर आवाज में कहा, और सबसे अजीब बात ये तीसरा टुकड़ा है। उन्होंने लॉकेट की तरफ देखते हुए कहा, ये यहाँ कैसे आया? आर्यन ने धीरे से कहा, शायद हमें अब बाकी टुकड़ों को ढूंढने की कोशिश तेज करनी होगी। नवीन ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उनकी आवाज़ गहरी हो गई, क्योंकि अगर डार्क सोल को ये पता चल गया कि 3 टुकड़े एक साथ आ चुके हैं, उन्होंने धीरे से कहा, तो वे रुकने वाले नहीं हैं। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। टेबल पर रखा वो छोटा सा डिब्बा अब बंद था, लेकिन उसके अंदर लॉकेट के 3 टुकड़े एक साथ जुड़े हुए थे, और शायद उन 3 टुकड़ों का मिलना एक बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत थी। अचानक निकली उस नीली रोशनी की असली वजह क्या थी? लॉकेट के 3 टुकड़े एक साथ कैसे जुड़ गए, जबकि वहाँ पहले सिर्फ 2 ही थे? क्या भविष्य में लॉकेट के बाकी 7 टुकड़े भी सामने आएंगे? अब क्या होगा? दृष्टि की जिंदगी में बदलाव कैसे होगी ये कहानी, और क्या रुख लेगी दृष्टि और आर्यन की कहानी?